सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएस से देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। हर रोज की तरह प्रोग्राम में मनदीप पूनिया जी का साथ होता है और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरें जो होती हैं उन पे हम बात चर्चा करते हैं। सबसे पहले पूनिया जी का स्वागत करते हैं प्रोग्राम में, करते हैं उनको शामिल, फिर रुख खबरों का करेंगे। स्वागत है पूनिया जी प्रोग्राम में। नमस्कार। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख खबरों का करें। सबसे पहली बात ट्रंप की। ट्रंप ईरान पर ज़्यादा ही क्रूर नज़र आ रहे हैं जब बयानों को देखते हैं, लेकिन ग्राउंड पर कई बार वो उनके बयान फोके ही निकल जाते हैं। ट्रंप बोल रहे हैं कि आर्थिक हमले से ईरान को दुनिया से काट देंगे। इस बयान को कैसे देखा जाए? कौन-सी ऐसी ताकत है ट्रंप के हाथ में जिससे वो ये अब कर सकते हैं जो पिछले इतने महीनों से नहीं कर पाए? देखिए गुरप्रीत, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी आर्थिक हमलों की बात कही है, आर्थिक हमले। तो जब मैंने उनकी स्टेटमेंट में जब आर्थिक शब्द पढ़ा, यानी कि इकोनॉमिक्स का इसका तर्जुमा इंग्लिश में इकोनॉमिक्स होगा, वो पढ़ा, आर्थिक पढ़ा, तो मुझे एकदम बड़ा लगा कि इस समय दुनिया भर के आर्थिक हालात बड़े फंसे हुए हैं। दुनिया में बहुत ऐसी चीजें फंसी हुई हैं। चीजें तो यहाँ तक फंसी हुई हैं, लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका को जंग जारी इसलिए रखनी पड़ रही है क्योंकि जो पेट्रो डॉलर का जो पूरा खेल है दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में, वो संकट में पड़ सकता है। अब एक एक विश्लेषण आप और हम जब खबरों पर बातचीत करते थे, तो मैं आपको एक विश्लेषण सुनाता था कि दरअसल 1945 के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया भर में जितने भी युद्ध हुए, वो किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंच सके। उनमें एक पॉइंट होता था कि ठीक है कि जहां पर दोनों पक्ष राजी हो जाते थे, मतलब कंप्लीट हार या जीत नहीं दिखी कि भाई फलाना देश हार गया और फलाना जीत गया, ऐसी स्थिति नहीं नहीं रही। बेसिकली समझौते हुए कि आप दो बात आप मानेंगे, दो बात आप मानेंगे, और कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट युद्ध नहीं देखने को मिला, हार या जीत वाला युद्ध देखने को नहीं मिला। इवन जो अग्रेसर थे उनको भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। अब ईरान और अमेरिका का जो युद्ध है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से अब की बार आर्थिक हमले की बात आई है। देखिए गुरप्रीत, जुलाई के महीने में आप और हम, खासकर जून के आखिरी सप्ताह में हम ये बात कर रहे थे कि देखिए चीजें फाइनल हो गई हैं और मीटिंग भी हो गई हैं, यूरोप भी बीच में पड़ा है और जंग को रुकवा लिया गया है, सारा मामला था। लेकिन उसी टाइम पे आपको ध्यान हो, जब एक जुलाई के पहले 2 हफ्तों में जब अमेरिका की तरफ से कुछ हमले हुए, ईरान की तरफ से भी कुछ हमले हुए, तो मतलब जो सीज़ फायर दोबारा टूटा और चीज़ें दोबारा बिगड़नी शुरू हुई। तो मैंने एक कहानी आपको सुनाई थी कि कैसे एक लॉबी अमेरिका में भी मौजूद है, जो पेट्रो डॉलर की ताकत को बचाए रखने के लिए ट्रंप को बार-बार युद्ध जारी रखने के लिए कह रही है। ये थोड़ा आपको अजीब लग सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया भर के आर्थिक हालात बहुत कुछ ठीक नहीं है। इवन कल मैं, एक हमारे दोस्त हैं जो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही करते हैं, उनको मैं कह रहा था कि शायद चाइना थोड़ा-सा स्टेबल हो सकता है। तो उसने कहा कि आपको अभी अपफ्रंट चाइना दिख रहा है कि दुनिया भर में बड़े आराम से ट्रेड कर रहा है और बहुत सारी चीज़ें बेच रहा है, बहुत सारे सामान को साउथ एशिया में डंप कर रहा है, कोई युद्ध युद्ध में नहीं फँसा हुआ, तो इसलिए आपको लग सकता है कि बहुत स्टेबल स्थिति में है। लेकिन असल में आर्थिक हालात चाइना के अंदर भी कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। फिर हमारी बात काफ़ी देर तक पेट्रो डॉलर के ऊपर होती रही। मुझे लगता है कि कभी इसके ऊपर थोड़ा डिटेल्ड बातचीत भी हो सकती है कि पेट्रो डॉलर वाली जो पूरी कहानी है, वो इस युद्ध में कैसे शामिल है। ख़ैर, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक कार्रवाई का ऐलान कर दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि ईरान ने समझौते का मौका गँवा दिया है, उसे आर्थिक तौर पर अलग-थलग किया जाएगा। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ईरान की मदद करने वाले देशों और संस्थाओं पर कार्रवाई होगी। इसमें बैंक, कंपनियां, एयरपोर्ट और सरकारी संस्थाएं शामिल हैं। उन्होंने तेल तस्करी नेटवर्क पर कार्रवाई करने, कैश ट्रांसफर, करेंसी एक्सचेंज, जहाजों के रजिस्ट्रेशन और फर्जी कंपनियों के जरिए ईरान तक पहुंचने वाली आर्थिक मदद को रोकने की बात कही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा है, ये ईरान पर अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक कार्रवाई होगी। इसका मकसद ईरान की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना, उसकी
सैन्य ताकत पर असर डालना है। अब देखिए तेल की जो इल्लीगल आपको पता है कि जो तेल की स्मगलिंग होती है, वो बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएँगी। इवन आपको पता ही है रशिया भी बहुत सारा तेल अमेरिका कह लो या फिर जो पेट्रो डॉलर की जो ताकत है, उससे आँख बचा के भी ट्रेड करता है। तो बहुत सारी चीज़ है और बहुत सारे मामले हैं और मतलब एक डी डे का ये भी कहा जाता है कि अमेरिका इकोनॉमिक डी डे भी करता है। आसान भाषा में कहें कि तो कहें कि सबसे आर्थिक दबाव बहुत डालता है। तो ख़ैर मुझे लगता है कि अब पंजाब के ही एक पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन करने वाले एक सरदार होते थे, शायद अब वो नहीं रहे दुनिया में काफ़ी बुज़ुर्ग हो गए थे। तो उनका तकरीबन 2 साल पहले मैंने उनकी एक एक बातचीत सुनी थी। उसमें वो कह रहे थे कि दुनिया मल्टीपोलर अलायंसेस की तरफ भी बढ़ रही है, मल्टीपोलर भी हो रही है। मल्टीपोलर अलायंसेस में उन्होंने बहुत सारी बायलैटरल जो ट्रेड डील्स थी, उनमें डॉलर की हेजेमनी को चैलेंज करने वाली बहुत सारी बातें बताई थी। उसमें ये तक कहा था कि बहुत सारी जो ऑयल स्मगलिंग है, उसमें भी डॉलर को बाहर रख के बहुत सारा ट्रेड होता है। तो ख़ैर इस थियरियाँ बहुत सारी हैं लेकिन सच्चाई ये है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड हो जाने के बाद क्या जिस हिसाब से अमेरिका जो दावा कर रहा है कि वो ईरान के ऊपर पूरी तरीके से आर्थिक प्रतिबंध लगा देगा, वो सफल हो पाएगा? मुझे इसका सीधा जवाब अभी के लिए तो ना लगता है और मतलब मुझे ये भी लगता है कि अमेरिका की अब उतनी हैसियत भी दुनिया में मल्टीपोलर जियोपॉलिटिक्स में मल्टीपोलर अलायंसेस, मल्टीपोलर वर्ल्ड की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब अमेरिका उस स्थिति में भी नहीं मौजूद है कि वो सारी दुनिया में में जो सरपंची हो सकती है उसको कर सके और सबको अपने काबू में रख सके, सबको आँखें दिखा सके। ठीक है, इंडिया जैसे मुल्कों की हालात तो पतले हैं, वो तो उनको तो जब अमेरिका आँख दिखाएगा तो उनको तो ख़ैर उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। लेकिन बाकी तो बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो अमेरिका की घुड़कियों से के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते नहीं हैं। तो ख़ैर थियरीज़ बहुत हैं, बहुत सारी हैं लेकिन अभी के लिए जो ट्रम्प हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने जो नकेल है, आर्थिक नकेल है वो अब कस दी है। तो उसका कैसे चीज़ें होंगी, क्या होगा वो आगे थोड़ा इसका देखना पड़ेगा कि क्या असर होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि डोनाल्ड ट्रम्प जून के महीने में युद्ध को ख़त्म करना चाह रहे थे। एक पॉइंट पे पहुँच भी गए थे, लेकिन जो अमेरिका की एक ख़ास लॉबी है, जो पेट्रो डॉलर की ताकत और उसके और एक उससे अमेरिका की चौधराहट भी जुड़ी हुई है। खाली पेट्रो डॉलर का आप ये मत मान के चलिए कि वो सिर्फ़ एक आर्थिक हथियार है अमेरिका की, उससे उसकी चौधराहट भी जुड़ी हुई है। तो उसको बचाए रखने के लिए दोबारा से जुलाई में इस युद्ध को स्टार्ट किया गया था। अभी भी मतलब बात करें तो अमेरिका लगातार इसमें एग्रेसर की भूमिका में है, एग्रेसिव भूमिका में नज़र आ रहा है। तो ख़ैर अभी कह रहे हैं कि हमने आर्थिक प्रतिबंध लगाए, तो उनका तो देखते हैं कि किस किस्म का असर ईरान के ऊपर पड़ता है। जी, और इससे आगे बढ़ें तो उधर जंतर-मंतर पर जो पुलिस का एक्शन हमें देखने को मिला था कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के दौरान जब उन्होंने कूच का ऐलान किया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जाँच कमेटी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को संसद मार्च के दौरान पुलिस की कार्रवाई के आरोपों की जांच के लिए 5 सदस्यों की हाई पावर कमेटी का ऐलान किया है। कमेटी जी। का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस आर सुभाष रेड्डी को बनाया गया है। वहीं पंजाब हरियाणा के हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रविंद्र शंकर झा, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जज शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के रिटायर्ड डीजीपी एलआर बिश्नोई इस कमेटी में शामिल हैं। तो ये कमेटी बेसिकली जो 20 जुलाई को जो लाठीचार्ज हुआ था उनकी जांच करेगी। जरूरत से ज्यादा जो फोर्स उसका इस्तेमाल तो नहीं हुआ। पुलिस की कार्रवाई कितनी उचित थी, पैलेट गन पर रोक लगे या नहीं, पुलिस कर्मियों की पहचान को लेकर बात आ रही है। प्रदर्शनकारियों की निगरानी क्यों हुई, प्रदर्शनकारियों पर टारगेट हिंसा तो नहीं, घायलों की मदद और मुआवजा और जो धाराएं वगैरह लगाई थी उनका इस्तेमाल। तो देखते हैं कि ये कमेटी क्या रिपोर्ट सबमिट करती है। खैर ये इंटरेस्टिंग है। सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं अपने शरीर से, अपने कुर्ते से जंजीर के इस आंदोलन में हुई हिंसा से अपना अपना दाग धोना चाहता है। जी,
इससे आगे बढ़ें तो बात चंपत राय की करते हैं। ये नाम अभी इतना मशहूर हो गया है कि जब-जब राम मंदिर का नाम लेते हैं तो चंपत राय की तस्वीर मन में आ जाती है, सामने आ जाती है। निर्माण समिति अध्यक्ष ने मनमानी की है, ये चंपत राय के बोल हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये मेरे भी जो जब आज स्टेटमेंट मैंने देखी तो मेरे भी नहीं पच रही। मुझे लगता था कि चंपत राय और नृपेंद्र मिश्र दोनों ही एक ही कैंप से आते हैं, नरेंद्र मोदी के खास हैं दोनों, तो दोनों में दोस्ती जैसी स्थिति होगी। लेकिन दोनों के अंदर एक टकराहट है, ये आज हमें पता चली है। राम मंदिर ट्रस्ट से इस्तीफे के बाद चंपत राय ने 9 पन्नों का दूसरा लेटर जारी किया है। इसमें उन्होंने जो जिनको राम मंदिर बनाने की ज़िम्मेदारी दी गई थी नरेंद्र मोदी ने, पूर्व आईएएस नृपेंद्र मिश्र, उनकी भूमिका को लेकर कई दावे दावे किए हैं। चंपत राय ने कहा राम मंदिर निर्माण के लिए बने ट्रस्ट में 15 ट्रस्टी थे और नृपेंद्र मिश्र को निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। मिश्र के सुझाव पर लार्सन और टुब्रो एल&टी को मंदिर निर्माण की ज़िम्मेदारी दी गई। भवनों के डिजाइन और निर्माण से जुड़े काम के लिए नोएडा की डिजाइन एसोसिएट फर्म का चयन किया गया। चंपत राय ने कहा कि नृपेंद्र मिश्र ने निर्माण समिति में अपनी पसंद के लोगों को शामिल किया। इनमें से कुछ लोग 6 साल के दौरान केवल 2 बार ही अयोध्या आए। पूर्व एनबीसीसी चेयरमैन अनूप मित्तल द्वारा लगातार नृपेंद्र मिश्र के साथ निर्माण समिति की बैठकों में शामिल होते थे। तो चंपत राय ने गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने पहले अनिल मिश्र के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए थे, उनको भी अब नृपेंद्र मिश्र के ऊपर आरोप लगाए हैं। तो खैर चंपत राय ने कहा कि मंदिर निर्माण से जुड़े फैसले समिति के बैठकों में लिए जाते थे, लेकिन कई मामलों के बाद में बदलाव किए गए और नृपेंद्र मिश्र के फैसलों को प्राथमिकता दी गई। कई मामलों में समिति के अन्य सदस्यों के सुझावों या फैसलों को महत्व नहीं दिया गया। तो ये काफी बड़ी चिट्ठी लिखी है उन्होंने, हालांकि इसमें काफी झूठ भी है इस चिट्ठी में, लेकिन नृपेंद्र मिश्र को लेकर एक अलग किस्म का मामला है। तो खैर ये दिखता है कि नरेंद्र मोदी के जो 2 चहेते हैं उनमें भी आपस में नहीं बन रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है गुरप्रीत, ये भी समझने की दिलचस्पी देखिए, जो ये राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ, चंदा चोरी हुआ है, इसका एक्सपोज़े तो आपको पता ही है कि इंटरनल कई बंदों ने किया है, जो कि खुद मतलब माने तो इन्हीं के ही बीजेपी के ही अंदरूनी लोग हैं। तो क्या बीजेपी में और आरएसएस में और राम मंदिर और नरेंद्र मोदी के कैंप में क्या कोई फूट पड़ी हुई है? इसके भी बहुत सारे इशारे आज दिख रहे हैं। चिट्ठी ने वाक़ई मतलब मैं अब तक ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस जानकारी को प्रोसेस कैसे करें? हम तो ये मानते थे कि भई ये 2 मेन आदमी हैं राम मंदिर के लिए, एक नृपेंद्र मिश्र और एक चंपत राय, दोनों नरेंद्र मोदी के खास है, तो दोनों में बहुत अच्छी ट्यूनिंग होगी। लेकिन आज तो ये चिट्ठी के आने के बाद तो ये समझ आ रहा है कि दोनों में क्लेश भी बहुत ज़्यादा है। तो ये क्लेश बढ़ते-बढ़ते कहीं इस भांडे तक फूटने तक तो नहीं पहुँच गया है। तो कई कई अभी इसके ऊपर दावे हैं। खैर खबरें आती रहेंगी राम मंदिर को लेकर और हमारी भी मजबूरी है, क्योंकि ये इतना बड़ा घटनाक्रम है कि 21वीं सदी में सबसे बड़ा जो हिंदुत्व के एजेंडा का जो सपना था, सबसे बड़ा कह सकते हो आप, उस दावे की ओर वो बढ़े, उसको पूरा किया और उसमें अब इतनी बड़े लेवल की घपलेबाज़ी निकल आई है कि हमें इस खबर को बार-बार करना पड़ेगा और इसमें अपडेट्स भी हर रोज़ हो रहे हैं, लगातार बहुत अपडेटिंग खबर है। मैं हालाँकि हमें बड़ी शर्म भी आती है जब इस खबर को हर रोज़ पढ़ते हैं तो। पर ख़ैर ये खबर काफ़ी मतलब मुझे लगता है कि अगले कुछ महीनों तक इस खबर के बारे में लगातार बातें होती रहेगी। जी, बिल्कुल। इससे आगे बढ़ें तो पड़ोसी देश पाकिस्तान की हाई कमीशन जो दिल्ली में स्थित है, उसके आगे आज कार्रवाई हुई है। ये जैसे को तैसे वाला काम कर रही है भारतीय सरकार? अ, देखिए, दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बने एक ढांचे को बुधवार देर रात बुलडोज़र से हटा दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक ये ढांचा हाई कमीशन की तय सीमा से बाहर बना हुआ था। पाकिस्तान हाई कमीशन का जो ऑफिस है वो दिल्ली के चाणक्यपुरी के शांति पथ पर है। यहाँ बैरिकेड, फेंसिंग और वीज़ा सेक्शन के पास जो लाइन मैनेजमेंट के लिए जो ढांचे बने हुए थे उनको हटाया गया है। आपको पता है कि ये जो कार्रवाई हुई है, ये तब हुई है जब 2 दिन पहले इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर लगाए सुरक्षा बैरिकेड और पार्किंग पोल हटा दिए गए थे। तो सेम जैसे को तैसे वाली स्थिति है। तो हालाँकि मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच में इतनी तल्खी नहीं होनी चाहिए कि वो जो उनके राजदूत आवास कार्यालय हैं, एम्बेसी ऑफिसेज़ हैं,
उनको ही वो डिस्ट्रॉय कर मतलब उनमें भी तोड़-फोड़ करने तक ये जा रहे हैं। तो इससे मुझे थोड़ी आपत्ति है। हालाँकि दुश्मनी दोनों देशों में कोई नहीं है, बस एक-दूसरे को कॉमन एनिमी बना के बैठे हुए हैं। भारत में जो पाकिस्तान को एक कॉमन एनिमी दिखा के डराया जाता रहता है और चीज़ें करी जाती रहती हैं। पाकिस्तान में भी भारत को कॉमन एनिमी पाकिस्तान की जनता को दिखा के अपने मन मुताबिक चीज़ें चलाई जाती रहती हैं। कहाँ तो दोनों पड़ोसी मुल्कों के बीच में प्यार होना चाहिए था, कहाँ दोनों पड़ोसी मुल्क अब इस स्थिति में पहुँच गए हैं कि वो उसके पार्किंग के पोल उखाड़ दे रहा, तो दूसरा उसके जो लोगों की लाइन मैनेजमेंट के लिए लाइन वगैरह बनी होती है, स्ट्रक्चर बना होता है, उसको उखाड़ दे रहा है। तो बड़ी बड़ी अजीब स्थिति है। खबर अपने आप में ही दोनों मुल्कों की हुकूमतों के ऊपर एक हास्यास्पद टिप्पणी है। जी, बिल्कुल। इससे आगे अगर अगली खबर की ओर बढ़ें तो बांग्लादेश को नया राष्ट्रपति मिल गया है। अभी कैसी स्थिति रहेगी आगे की? क्या हमें अपडेट्स देखने को मिलेंगी अब जब नया राष्ट्रपति चुन लिया गया है तो? देखिए साउथ एशिया की पॉलिटिक्स के लिहाज से ये एक नई डेवलपमेंट है। बांग्लादेश में राष्ट्रपति चुनाव का नतीजा आया है आज। हालाँकि आपको ध्यान हो कि पूरे 35 साल बाद राष्ट्रपति का वहाँ पर चुनाव हुआ है। और ये कहा जा रहा है, ये भी खबर आ रही है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के जो उम्मीदवार हैं मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम आलमगीर, वो बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए हैं। उन्हें संसद में 255 वोट मिले, जबकि जो अपोजिशन अलायंस के जो उम्मीदवार थे उनको 88 वोट मिले हैं। ओली अहमद कर्नल थे, वो रिटायर्ड कर्नल थे। तो खैर 349 सांसदों ने मतदान किया था। तो ये बड़ी अपडेट है। कुछ दिन पहले बांग्लादेश के बारे में तो हमने यही खबर की थी कि शेख हसीना को बांग्लादेश लेके जाने की बात थी, वो एक खबर थी और शेख हसीना ने अपनी ऑडियो भी जारी की थी। उसके बाद बांग्लादेश से अब ये दूसरी बड़ी अपडेट आ रही है कि वहाँ पर राष्ट्रपति का 35 साल बाद चुनाव हुआ है। जी, इससे अगली खबर की ओर अगर हम बढ़ें, तो उधर पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार, जिसको ख़ास तौर पर सिख समुदाय तो बहुत अच्छे तरीके से जानता है और इसके किए हुए कारनामों का भी ख़ासा जानकार है पूरा सिख समाज। इसका आज निधन हो गया है। बिल्कुल आपने सही कहा कि सिख कत्लेआम के दोषी सज्जन कुमार, उनको सारा समाज जानता है, खाली सिख समाज नहीं, सारा समाज जानता है। उनका जो किरदार रहा और जिस हिसाब से एक पूरे समुदाय को टारगेट करते हुए उनकी जो भूमिका रही, वो बहुत खराब रही। और साल 2018 से जेल में बंद था सज्जन कुमार। 7 साल और 8 महीने जेल में रहा। अब उसका निधन हो गया है। 1984 में जो आपको पता है दिल्ली में जो सिखों का कत्लेआम हुआ, उसमें उसकी भागीदारी रही थी। 2 मामलों में उम्र कैद की सज़ा मिली हुई थी। और आपको पता है कि उसके ऊपर सिखों के कत्लेआम का आरोप था, का दोषी भी था। मतलब आरोप सिद्ध ही हो गए थे, तो दोष हो जाता है। और बहुत लंबा ट्रायल चला और उसमें कई साल तो वो बाहर भी रहा। आपको पता हो जीटी नानावटी कमीशन बना था और उसी की सिफारिश के ऊपर 24 अक्टूबर 2005 को सीबीआई ने केस दर्ज किया था। उस समय सज्जन कुमार सांसद था और दंगा भड़काने और सिखों की हत्या के मामले में आरोपी बनाया गया। ट्रायल आपको पता है 2010 से 2013 तक चला। 2013 में सज्जन कुमार को बरी कर दिया गया। फिर उसके बाद ही सीबीआई ने हाई कोर्ट में अपील की थी और वो उस समय काफ़ी रोड़ा भी पड़ा था। आपको पता हो कि जब सज्जन कुमार को बरी किया गया था। खैर आपको पता हो कि 2005 में जो सिख कत्लेआम हुआ था उसके 21 साल बाद उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उन्होंने संसद में माफ़ी माँगते हुए कहा था कि इस घटना से उनका सर शर्म से झुक जाता है। तो खैर वो ऐसी-ऐसी घटनाओं का अंजाम दिया है जिसको आज भी हम पढ़ते हैं तो काफ़ी हमारा रूह काँप जाती है। राजनगर केस आपको पता हो, हालाँकि उसमें बरी हो गया था 2013 में, लेकिन बाद में उसको उम्र कैद हुई है। उसमें एक ही सिख परिवार के 5 सदस्यों की हत्या का मामला था। राजनगर में गुरुद्वारे को जलाने का मामला भी था। तो खैर वो एक दूसरा सुल्तानपुरी केस, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट केस था। सरस्वती विहार केस था, उसमें भी सरस्वती विहार केस में भी सज्जन कुमार को उम्र कैद की सज़ा हुई थी। उसमें
जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या करी थी इसने। तो और एक जनकपुरी विकासपुरी केस था, तो उसमें हालाँकि बरी हो गया था, लेकिन उसमें वहाँ के लोग बताते हैं कि 1 नवंबर 1984 को जनकपुर इलाके में सोहन सिंह और उनके दामाद अवतार सिंह की हत्या और लूटपाट और जो आगजनी हुई थी, उसमें इस आदमी का हाथ था। तो ख़ैर बड़ा मतलब घटिया किस्म का व्यक्तित्व था और बड़ा घटिया आदमी था। घटिया आदमी के मरने पे क्या ही दुःख मनाना, मतलब धरती से एक बोझ कम हुआ है, हम तो यही कहेंगे, और ऐसा दोबारा धरती पे ऐसे घटिया लोग ना जन्म लें। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इससे आगे बढ़े तो बात अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के बयान की करते हैं। वो आरएसएस जो इस समय सीधे तरीके से भारत पर राज कर रही है, ऐसी संस्था को बैन लगा करने की बात कर रहे हैं। देखिए जो अमेरिका की धार्मिक स्वतंत्रता आयोग है, यूएससीआईआरएफ, उसने आरएसएस के ऊपर बैन लगाने की मांग की है। आपको ध्यान हो कि इस आयोग ने पहले भी मतलब इस किस्म की स्टेटमेंट जारी की हैं, और उनकी जो अमेरिका की बहुत सारी इंटरनल रिपोर्ट्स में आपको पता है कि आरएसएस को जिस शक के नजरिए से देखा जाता है। आयोग ने कहा है कि अमेरिका सरकार आरएसएस नेताओं को राजनयिक सम्मान नहीं दे और उनके साथ हाई लेवल की मीटिंगें ना करे। आयोग के चेयरमैन आसिफ महमूद ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के सदस्य हैं और उनके सहयोगी संगठनों ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के ऊपर हमला किया है, इसको लेकर स्टेटमेंट भी जारी की। तो खैर भागवत आपको पता है कि 25 अगस्त से अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के दौरे पर हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या रहता है। भागवत 29 अगस्त को न्यूयॉर्क में अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग, जी। AHEAD नाम से एक संस्था बना रखी है, उसमें भाग लेंगे। तो देखते हैं कि वहाँ क्या होता है। इससे पहले भागवत आपको पता है कि 2 सितंबर 2018 में भी अमेरिका गए थे, शिकागो में वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस को संबोधित किया था। तो उस दौरान भी किसी अमेरिकी राजनयिक ने औपचारिक तौर पर ना मुलाकात की थी, ना उनको कोई औपचारिक राजनयिक सम्मान दिया गया था। तो खैर आपको पता ही है, इससे पहले भी अमेरिका एक स्टैंड लेके रखा हुआ है। तो अब तो यूएससीआईआरएफ के जो कमिश्नर हैं जीन मिल्स, उन्होंने भी कहा है कि अमेरिकी सरकार को धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार आरएसएस सदस्यों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करना चाहिए। तो खैर देखते हैं क्या मामला है, क्या रहता है। लेकिन हाँ, मुझे तो ये तो हमें भी समझ में आ रहा है कि जो एक स्टेट गेस्ट के तौर पे अमेरिका मोहन भागवत को नहीं ट्रीट करेगा, ये मतलब साफ ही दिखता है। बिल्कुल। आगे बढ़ें तो सीएम चन्नी ने पीयू में आज चंडीगढ़ में एग्ज़ाम दिया है और बाकी बह आम बच्चों की तरह बोल रहे हैं कि मैं तो रात को सिर्फ़ 3 घंटे सोया। हाँ, ख़ैर कई अलग-अलग थियरीज़ हैं। सबसे बड़ी थियरी तो यही है कि भाई चरणजीत सिंह चन्नी ने एग्ज़ाम के बहाने सीडब्ल्यूसी, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक होती है, उसमें जाने से वो बचे हैं। तो एक एक हिसाब से लोग तो ये कह रहे हैं कि इस पेपर के बहाने उन्होंने कांग्रेस हाईकमान को अपनी आँख दिखाई है और ये एक गर्दन सी दिखी है कि देखिए, आपको पंजाब में अपने मनमर्जी के फैसले नहीं लेने होंगे। तो ख़ैर आज हालाँकि चरणजीत सिंह चन्नी, आपको मैं बताऊँ, पंजाब यूनिवर्सिटी में एमए कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और 12:30 बजे तक उन्होंने आज एग्ज़ाम लिखा है। फिर वो एग्ज़ाम हॉल से बाहर भी आए और मीडिया वाले भी बहुत सारे थे। मैं भी आज पंजाब यूनिवर्सिटी में ही मौजूद था गुरप्रीत, हालाँकि मैं एक दूसरे इश्यू पर एक मेरा लेक्चर था, तो उसपे मैं गया हुआ था और वहाँ पर एक सेमिनार भी था, उसमें भी गए हुए थे। तो हमने देखा वो सारा माहौल कि मीडिया खूब जी। सारी पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद थी, और एग्ज़ाम हॉल से आपको चन्नी की फ़ोटोएँ भी मिली होंगी, और एक आम विद्यार्थियों के बीच में ही, आम स्टूडेंट की तरह ही वो एग्ज़ाम लिख रहे थे। अपना चश्मा उन्होंने लगाया हुआ था, सफ़ेद कुर्ता-पजामा, और ऐसे बिल्कुल सीरियस होके, गंभीर होके वो एग्ज़ाम लिख रहे थे। पिछले सेमेस्टर में 74% नंबर आए थे चरणजीत सिंह चन्नी के। उससे पहले वो यहाँ से पीएचडी भी कर चुके हैं। और बाहर निकल के चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि वो पूरी ताउम्र पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहेंगे, और उस समय बहुत सारे मीडिया ने सवाल भी दागे, उन्होंने सीडब्ल्यूसी को लेकर भी सवाल किए, तो नाराज़ भी हो गए। और कहा कि भई मैं तो रात 2 बजे सोया था, सुबह 5 बजे उठ गया, तो मैं तो 3 ही घंटे सोया हूँ, तो मेरे को जाने दो।
तो ख़ैर उनका जो रोल नंबर है उसको भी वायरल करके कहा जा रहा है कि देखिए कांग्रेस के नेताओं के तो रोल नंबर भी हैं और वो पढ़ाई भी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी अपना रोल नंबर कब या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी की अपनी मार्कशीट कब दिखाएँगे? उसको लेकर बड़े मीम भी चल रहे हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इससे आगे बढ़ें तो कल पंजाब बंद रखने की कॉल जो दी गई थी वो कल लागू होगी, किस तरीके है कल क्योंकि बंदी सिंह रिहा करने के मामले में जो बीते दिनों चंडीगढ़ में इकट्ठ हुआ था, उस पर बड़ी ज़्यादा तीव्रता के साथ पुलिस ने भी क्रूरता दिखाई थी। देखिए आपको ध्यान हो कि 15 अगस्त को ये कॉल थी चंडीगढ़ में और उसमें देखिए मेन तो इश्यू है बंदी सिंहों की रिहाई के लिए तो मोर्चा काफ़ी दिन टाइम से चल ही रहा है। मेन तो मामला इसमें जत्थेदार जगतार सिंह हवारा को पैरोल देने को लेकर है। उनकी माताजी बहुत बीमार हैं तो ये कहा जा रहा है कि भाई कम से कम 15 दिन या 10 दिन की उनको पैरोल दी जानी चाहिए ताकि वो अपनी माता की सेवा कर सकें। वो बहुत बीमार हैं। तो सबसे मेन डिमांड तो यही है और इसी पे ही आप देखेंगे तो अक्रॉस द पार्टी लाइन सारी जो पंथक जत्थेबंदियां हैं, चाहे एसजीपीसी हो, श्रोमणी अकाली दल अमृतसर हो, वारिस पंजाब दे हो, दल खालसा हो, हवारा कमेटी हो या फिर किसान मजदूर जत्थेबंदियां हो, सामाजिक संगठन हो, स्टूडेंट्स जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हों, सब इस कॉल में का समर्थन कर रहे हैं और पंजाब बंद आपका का असर कल आपको दिखेगा। सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक सभी बाज़ार स्कूल, कॉलेज, सड़क, रेल सब बंद करने का ऐलान किया गया है और कल आपको उसका असर भी दिखेगा। जत्थेदार हवारा को लेकर मतलब एक इमोशनल मूवमेंट तो है ही लोगों में एक इमोशनल मामला तो है ही कि भई उनकी माताजी काफ़ी बुज़ुर्ग हो रखी हैं और आखिरी समय में कम से कम 10 दिन तो उनको पैरोल मिलनी चाहिए उनकी सेवा करने के लिए। जी, इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियाँ साझा की, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, शुक्रिया।